हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को, कैसे हो सारे। उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो कैसी लगी भी इंफॉर्मेशन, है ना। चलिए, फोर्थ ग्रेड की जो वीडियो थी वो अच्छी चल रही है, उस पर अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो उस पर जैसे ही थोड़ा सा और दो चार कमेंट और हो जाते हैं तो एक दिन उस पर भी आपकी दोबारा से उस पर वीडियो बना देंगे। मेडिकल पर चर्चा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उस पर भी चर्चा अपने कर लेंगे, ठीक है। आज अपना जो टॉपिक चला था बायोलॉजी का, जंतुओं में क्वेश्चन, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे विटामिन को। काफी लेंथी है, देखोगे तो आपको लगेगा कि सर क्या कचरा कर रखा है ना। कचरा नहीं कर रखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जूम करके अच्छे से नोट्स बनाना इसके, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए इस क्लास को पेशेंस से देखना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। पेशेंस बना के इस क्लास को देखना, पहले बता रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना इसका। चलिए, हो गया। करते हैं टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक है अपना विटामिन। विटामिन सभी जानते हो, विटामिन को, विटामिन की कमी है। एक फिल्म है कैरी ऑन जट्टा, देखी होगी सभी ने। उसमें बोलता ना, क्यों छट के मैंने कला, क्यों लिख गया मेरी माते अपने आप आपे पाल ली। तो उसका दोस्त कहता है कि कोई कमी नहीं मेरे दोस्त, छोटे होंगे भावें तेरे कोई विटामिन विटामिन की कमी रह गया, हूं तक कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, है ना। तो वो वाले विटामिन है। चलिए, विटामिन शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये क्वेश्चन ही पूछा। इसमें हर लाइन में क्वेश्चन है भाई, हर लाइन में क्वेश्चन है। कोई मैं ये नहीं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। तो शब्द प्रयोग सर्वप्रथम कब किसने किया था, तो ये किया था एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सी फंक। सी फंक, अजीब अजीब नाम है, याद रखने पड़ेंगे, कोई याद नहीं है। सी फंक कब, 1911 ईस्वी में, 1911 की बात है, तब इन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का उपयोग किया। लो जी सर, ये दो बातें तो हमें याद हो गई है कि विटामिन शब्द का प्रयोग हुआ था जो सर्वप्रथम किसने किया, सी फंक जी ने किया था, है ना। ठीक है, अगली बात भी याद कर लो फिर साथ के साथ। शरीर में कम मात्रा में पाए जाते हैं, शरीर में इनकी मात्रा जो होती है ना वो कम होती है। कम मात्रा का मतलब क्या है, देखो कार्बोहाइड्रेट अपने खाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं ना। वसा हमारे शरीर में मोस्टली पाई जाती है, प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन होते हैं इनकी मात्रा कम होती है। मतलब अपने, जैसे कोई बंदा मोटा है तो अपने इसको देख के बता देते हैं कि हाँ इस बंदे के अंदर वसा ज्यादा है। कोई बंदा ज्यादा एनर्जेटिक है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का सेवन इसलिए अच्छा किया हुआ है। उसके बाद में कोई मतलब सुडौल है, ऐसी बॉडी बिल्डर टाइप का, तो उसको कहते हैं कि उसमें प्रोटीन इसने ज्यादा उपयोग किया हुआ है। विटामिन इन चीजों को शो नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। उसी प्रकार अपने खनिज लवण पड़ेंगे तो उनकी मात्रा भी शरीर में कम होती है। जैसे अपने सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में अपने नमक डालते हैं, जरूरी है। नमक नहीं डालेंगे तो भी सब्जी टेस्ट नहीं बनेगी, और नमक ज्यादा हो जाएगा तो भी उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो उसकी मात्रा क्या होती है, सीमित होती है। उसी प्रकार से विटामिन भी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो मात्रा क्या होती है इसकी, कम। उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। उपापचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं, वही बहुत बार बता, पाचन, श्वसन, ये सारी विक्रियाएं कौन सी होती हैं, उपापचयी होती हैं। तो इन पर नियंत्रण होता है वो विटामिन का भी होता है। तो विटामिन का काम, अब देखो इसमें ना एक टॉपिक था विटामिन के कार्य, तो कार्य अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, यही याद हो गई। क्या याद हो गया कि ये उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। एक बात तो आपको यही याद होगी, उपापचयी क्रियाएं उन पर ये नियंत्रण रखती है। अब कैसे रखती है वो, जैसे जैसे अपने पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में चर्चा करते हैं आगे। चलिए, हाँ जी, उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण। अब विटामिन के दो प्रकार है, इनका विभाजन दो प्रकार में किया गया है। एक वे विटामिन जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील, क्या होते हैं, जल में घुलनशील का मतलब है कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखने हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो जल में कौन कौन से होते हैं, तो जल में होते हैं एक विटामिन बी होता है और एक विटामिन सी होता है। ये दो आपको याद रख लेने हैं, और बाकी बच गए ए डी ई के वो सारे वसा में। तो यहां से एक बात और निकल के आती है, विटामिन कितने होते हैं,
यहां पर मैं विटामिन की जगह VIT लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, तो आप समझ जाना भाई, ठीक है, VIT। तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। ABCDEK। इसमें बी और सी होते हैं, वो होते हैं प्यारे बच्चों जल में घुलनशील, और बाकी जो बच गए वो वसा में घुलनशील। बस याद, ये दो याद रख लो, बी और सी जल में है, बाकी जो बच गए वो वसा में, ठीक है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई और विटामिन के ये आपके वसा में घुलनशील। यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर पता है क्या बनाता है, आपको ये दो तीन ऑप्शन दे देगा। अब वो क्वेश्चन ये बनाएगा निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो आप या तो बी दे देगा या एक ऑप्शन सी दे देगा, या ये देकर पूछ लेगा और इनमें एक डाल देगा कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए दे देगा, विटामिन डी दे देगा, विटामिन ई दे देगा और विटामिन बी दे देगा, और पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ऑप्शन डी बी करना है कि ये जल में घुलनशील है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। कौन कौन सी विटामिन शब्द, सी फंक 1911। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। चलिए अब एक एक विटामिन को उठाते हैं और अपने उसको डिटेल से पढ़ते हैं। नाम याद रखना है उसका, वैज्ञानिक रासायनिक जो भी उसका नाम होगा वो आपको याद रखना है। तो पहले बात करते हैं विटामिन ए की। किसकी, विटामिन ए। इसका रासायनिक एक नाम होता है रेनिटॉल। क्या नाम होता है, रेनिटॉल, रेनिटॉल। और इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है एस्केरोफाइटोल, एस्केरोफाइटोल। यानी इसके दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, विटामिन ए के दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से, रेनिटॉल और एस्केरोफाइटोल। अणुसूत्र भी याद रखने के पड़ेगा, C20, H29 और OH। ये इसका अणुसूत्र होगा, किसका, रेनिटॉल का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब ये कैसे याद रखोगे, टॉल, इसके लास्ट में देखो तो ओल लग रहा है ना, क्या लग रहा है, ओल लग रहा है, रेनिटॉल, रेनिटॉल, रेनिटॉल। ऑल का मतलब मैंने आपको केमिस्ट्री वाली क्लास में बताया था कि OH होता है, तो यहां से आपका एक चीज पकड़ में आ गई, क्या, OH लगेगा, है ना। तो A फॉर अनार, A फॉर एप्पल, तो वहां से आप इस तरीकों को याद रख सकते हो कि ऐसे अनार, ए से विटामिन ए ऑल लगेगा और OH होगा उसके समय। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट किया करो, चाहे थोड़ी सी कनेक्ट हो रही हो ना, तो इसको पूरा कनेक्ट करने का प्रयास किया करो, आपको याद हो जाएगी। तो विटामिन ए रेनिटॉल और एस्केरोफाइटोल, C20, H29, OH इसका अणुसूत्र है। ये फिर कैसा हुआ भाई, विटामिन ए तो वसा में घुलनशील हुआ, हाँ जी सर, वसा में घुलनशील हुआ। शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है, हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है तो उसमें ये सहायक होता है भाई, शारीरिक वृद्धि में सहायक। तो इसके कार्य में भी ऐड हो जाएगा, शारीरिक वृद्धि में सहायक, शारीरिक वृद्धि में सहायक। कॉपी लेके बैठ जाओ, कार्य साथ के साथ नोट करते चलना, कौन कौन सा, उपापचयी क्रियाएं और शारीरिक वृद्धि में सहायक। विटामिन के कार्य, सीधा विटामिन के कार्य, उसमें अलग से आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, कुछ पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो कमेंट में बताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली बात, शरीर के उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है। ये इंपॉर्टेंट है कि शरीर में उपकला ऊतकों को ये स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन ए उपकला ऊतक को स्वस्थ बनाए रखता है, ठीक है। ये तो इसकी बातें हो गई। अब इसके कमी, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा, तो श्वास नली व पाचन नाल की उपकलाओं में रुग्ण हो जाएगी, यानी कि श्वास नली और पाचन नाल में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है विटामिन ए से होने वाला रोग, तो वो होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है,
रतौंधी रोग होता है। ये बस आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेनिटोल एस्केरोफाइटोल, C20H29 OH। उसके बाद में वसा में घुलनशील, शारीरिक वृद्धि और इसके साथ उपकला ऊतकों को स्वस्थ बनाए रखता है रतौंधी। अब रतौंधी के कुछ फैक्ट हैं। तो आंखों का खुश्क होना, आंखें क्या हो जाएंगी? शुष्क हो जाएंगी, यानी कि आंखों में पानी की कमी हो जाएगी, नमी की कमी हो जाएगी, आंखें खुश्क सी रहने लग जाएगी। कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना, कॉर्निया भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान हो तो नेत्रदान में जो आंख का भाग दान किया जाता है वो कौन सा होता है? वो कॉर्निया ही होता है। नेत्रदान में जो आंख का भाग दान किया जाता है वो कॉर्निया ही होता है। तो कॉर्निया भी खराब हो जाएगी, साथ के साथ दृष्टि का समाप्त हो जाना। अब आंख में खुश्की आ जाएगी, कॉर्निया खराब हो जाएगी, तो सीधी सी बात है भाई, दृष्टि समाप्त होगी। मोटी मोटी बात तो यही है, दृष्टि समाप्त होगी। तो विटामिन ए से संबंधित, ए से आंख, ए से विटामिन ए, तो ए से आंख यानी कि आंख से संबंधित रतौंधी। इस तरीके से चीजों को याद करो। अब आपको विटामिन ए आप प्राप्त कैसे कर सकते हो, स्रोत क्या है? तो हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, जैसे पालक हो गई, पत्ता गोभी हो गई, है ना, ये आपको हरी पत्तीदार सब्जियां खानी है। गाजर, गाजर खा सकते हो। मछली, यकृत तेल। यकृत तेल क्या होता है? कुछ जीव होते हैं जिनके यकृत से तेल निकलता है, जैसे मछली का यकृत का तेल होता है। ठीक है, तो उसको आप विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, ये आप स्टार लगा सकते हो, यकृत तेल, इसमें विटामिन होता है अच्छी मात्रा में। कलेजी, ठीक है, कलेजी यकृत को बोला जाता है, नॉन वेज में आता है ये। उसके बाद में अंडे की जर्दी, ये भी नॉन वेज में आता है। दूध पी सकते हो, पनीर खा सकते हो। इन सभी चीजों को आप विटामिन ए, अगर आपकी विटामिन ए की अगर आपने कमी है तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, गाजर खाइए, मछली, यकृत तेल, कलेजी, अंडे की जर्दी, दूध और पनीर। अब देखो क्लास में मैंने बताया है कि इन चीजों में विटामिन ए होता है। अब किसी में विटामिन ए की कमी होगी तो वो बोल देगा कि सर ने तो बोला था ये चीजें खाओ, हम तो हमें तो अंडे की जर्दी ला के दो, कलेजी ला के दो। जो भी नॉनवेज नहीं खाते हैं तो मत खाना, और जो खाते हैं उनको अपने नहीं कह सकते क्यों खाते हो, कैसे खाते हो, उस पर अपनी चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, इतना है भी, विटामिन ए की ये चीजें स्रोत होती है, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। चलिए, विटामिन ए। उसके बाद में है 13 से 15 वर्ष के बालक बालिका, यानी कि जो किशोरावस्था के बालक बालिका हैं, वो दैनिक जीवन में, दैनिक एक दिन में कितना ग्राम उनको विटामिन ए चाहिए? तो लगभग 60 मिलीग्राम, यानी कि पर डे 60 mg इनको विटामिन ए खाना चाहिए। किनको? 13 से 15 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं, यानी कि जो टीनेज में चल रही है, उनको 60 mg पर डे। तो ये डाटा याद रखना है आपको, यहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो विटामिन ए से रेनिटोल, एस्केरोफाइटोल, अणुसूत्र, उसके बाद में उपकला, उसके बाद में रतौंधी, उसके बाद में हरी सब्जियां वाला, उसके बाद में 60 mg पर डे। ये है विटामिन ए आपका कंप्लीट। अगला है विटामिन बी। कौन सा? विटामिन बी। ये विटामिन आपको पता है जल में घुलनशील होता है, भाई बताने की जरूरत ही नहीं है। इसकी क्या खास बात है विटामिन बी की? तो नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। विटामिन बी में क्या होता है? नाइट्रोजन की उपस्थिति। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि विटामिन बी में क्या होता है? नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, ये भी आपको डाटा याद रखना है। चलिए, अब विटामिन बी आगे अन्य कुछ समूहों में बटा हुआ है, उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। विटामिन बी कुछ मुख्य समूहों में बटा हुआ है, उस पर थोड़ी सी चर्चा अपने कर लेते हैं। तो वो मुख्य समूह है कौन कौन से हैं? तो पहला है विटामिन बी वन। साथ के साथ मैं इधर वाला मिटा रहा हूं भाई, तो नाराज मत होना कि सर आपने मिटा दिया, स्क्रीनशॉट का मैंने पहले ही बोल दिया था। चलिए, विटामिन बी वन, कौन कौन से विटामिन बी के? पहले देखो, विटामिन बी, इसके विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन और विटामिन बी 12। कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 विटामिन है। ठीक है, कौन कौन से? 1 2 3, फिर 4 स्किप हो गया, 5 6, फिर 7 8 स्किप हो गया, 9 10 11 स्किप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। किसकी? B1। विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। अगर ध्यान हो तो हमारे शरीर में ग्रंथि भी होती है इसी नाम की, जो थायमिन हार्मोन का स्त्रावण भी करती है ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो B1 बेरी बेरी, बेरी बेरी, बस ये तो याद ही है ना। ए से आंख, बी से बेरी बेरी। इसके स्रोत क्या है? खमीर है, गाजर है, गेहूं है, चावल है, दूध है, समुद्री भोजन है, उसके बाद में सोयाबीन है, साबुत अनाज है, हरी सब्जियां। तो देखो, खमीर होता है, गाजर खा सकते हो, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, समुद्री भोजन जैसे समुद्र में कुछ मछलियां पाई जाती हैं या कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं जिन्हें अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो समुद्री भोजन आ जाएगा। उसके बाद में सोयाबीन आप खा सकते हो, साबुत अनाज, साबुत अनाज जैसे मोटे अनाज हो गए अपने खाते हैं उसमें आ जाता है। ठीक है, तो साबुत अनाज, हरी सब्जियां, इनके अंदर विटामिन बी आपका वन पाया जाता है। तो विटामिन B1 का आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है और रोग ध्यान में रखना है, थायमिन और बेरी बेरी। विटामिन B1, थायमिन और बेरी बेरी। अब विटामिन B2 की बात कर लेते हैं। तो B2 का नाम होता है प्यारे बच्चों राइबोफ्लाविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? B2 का राइबोफ्लाविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लाविन। कार्बोहाइड्रेट व अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में यानी कि ऊर्जा निर्माण में, है ना। कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, उपापचय। तो यहां से एक बात और निकल कर आ गई कि ये उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। यही शुरू में पढ़ लिया था, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय क्रियाओं में ये भाग लेता है। कौन? विटामिन B2, राइबोफ्लाविन। इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होगा? शरीर के भार में कमी आ जाएगी। ऑटोमेटिकली शरीर के भार में कमी आएगी। कैसे आएगी? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ढंग से उपापचय नहीं होगा, ढंग से भोजन पचेगा नहीं, उससे एनर्जी नहीं बनेगी, भोजन पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, तो चीजें बॉडी में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस होगा। तो शरीर के भार में कमी आएगी, होठ, जीवा, त्वचा में रूखापन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चीजों का ढंग से उपापचय नहीं हुआ, तो इन चीजों को प्रभावित करेगा। अब विटामिन बी की कमी को आप पूरा कैसे करोगे? तो कर लो भाई, दूध पियो, मटर खाओ, सेम, ईस्ट, मांस, अंडा, हरी सब्जियां खाइए, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो आप इनसे विटामिन बी की कमी पूरी कर सकते हो। तो इससे क्या याद रखोगे कि विटामिन बी राइबोफ्लाविन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक। दो बातें इंपॉर्टेंट। विटामिन B3, विटामिन B3 क्या याद रखोगे? इसका नाम होता है नियासिन। कौन सा? नियासिन नहीं है, नियासिन। देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं। कौन सा? नियासिन। नियासिन नाम याद रखना है। कमी से रोग होता है प्यारे बच्चों पेलाग्रा, ये भी याद रखना है। कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। और मानसिक विकार व पाचन क्रिया में अवरुद्ध उत्पन्न होता है। एक तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होगा, दूसरा मानसिक विकास और पाचन क्रिया में अवरुद्ध उत्पन्न होगा, यानी कि ये क्रियाएं प्रभावित होंगी, धीमी होगी, मानसिक विकास रुक जाएगा। ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बात क्लियर हुई? बोर तो नहीं हो रहे? देखो मैं भी नहीं हो रहा, तो आप कैसे हो सकते हो ना। कोई बात नहीं, चलने दो। चलिए अगली बात, पाचन क्रिया अवरुद्ध। अब विटामिन B3 की आप में कमी होगी, सर हमें तो पूरा करना है, तो अंकुरित गेहूं खाओ। अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं का मतलब वो भिगो के आप 1-2 दिन रख दोगे तो उसमें उनका अंकुरण होना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे अंकुर बाहर निकलने लग जाएंगे। तो उस प्रकार का अगर आप गेहूं खाते हो तो उससे भी आपकी कमी पूरी होती है।
अब तो नहीं खाई, छोटे होते तो गुगरी बनती थी। राजस्थान में एक चीज बड़ी फेमस है, गुगरी, गेहूं की बनती थी, बड़ी टेस्टी होती थी। वो एक प्रकार का अंकुरित गेहूं से बनाई जाती थी। उसके बाद में आप आलू खा सकते हो। अनाज की बाहरी परत, अनाज की बाहरी परत, अनाज की बाहरी परत कभी खाई है क्या? अनाज जैसे गेहूं होता है ना, तो गेहूं को जब अपने पिसवाते हैं, गेहूं को पिसवाते हैं तो उसका आटा बनता है। आटा बनने के बाद में जब हम खाना बनाते हैं तो उस आटे को छानते हैं छन्नी से, तो उसके जो ऊपर निकलता है ना थोड़ा बहुत कचरा टाइप से, जिसको अपने अलग निकाल देते हैं, वो वास्तव में ऊपर वाला ही भाग होता है, जिसको अपने बागड़ी भाषा में छान से बोल देते हैं। ठीक है, तो वो आप खा सकते हो। बादाम खा सकते हो, टमाटर खा सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियां। देखो मोस्टली हरी पत्तेदार सब्जियां सभी में, तो हरीदार पत्तियों में सभी विटामिन पाए जाते हैं ना। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है? नियासिन और पेलाग्रा, नियासिन और पेलाग्रा आपको ध्यान में रखना है, और एक अंकुरित बीज और अनाज की बाहरी परत। इसके बाद में है विटामिन B5, विटामिन B5, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड। इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। कैसे? आपको पता है कार्बन अगर 5 हो तो उसको पेंट बोलते हैं। ठीक है, तो B5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर B5 है, तो 5 से 5, तो इसका नाम हो गया पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक अम्ल। तो नाम तो याद हो गया। इस तरीके से जोड़ा करो चीजों को। पेंटाथोनिक अम्ल शरीर में रक्त कोशिका बनाने में सहायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीसी बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आरबीसी बनाने में हेल्प कौन करता है? तो विटामिन B5 व्यक्ति द्वारा खाए गए भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही बात उपापचय क्रिया करवाता है। तो इसमें क्या याद रखोगे? पेंटाथोनिक एसिड और आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। अगला है विटामिन B6, विटामिन B6, तो इसका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका, वो भी आप थोड़ा सा देख लो। विटामिन B6 का नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन, B6 पायरोडॉक्सिन, पायरो या पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन इसका नाम होता है। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। कमी से क्या होता है? शारीरिक वृद्धि में रुकावट आती है। एक तो क्या होगी? शारीरिक वृद्धि में रुकावट आ जाएगी, शरीर का विकास अच्छे से नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट है अरक्तता, अरक्तता, ये भी आपको ध्यान में रखना है, खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके स्रोत क्या हैं? तो हरी सब्जियां, मांस, कलेजी, कलेजी वही लीवर होता है, नॉनवेज में आता है, बता दिया। तो इसमें क्या ध्यान में रखोगे? B6 में पायरिडॉक्सिन और अरक्तता, बस इतनी बातें। अगला है विटामिन B7, B7, B7 का मतलब होता है बायोटिन, बायोटिन, ये तो आप सभी ने सुना ही होगा बायोटिन को। ठीक है, तो इसके स्रोत क्या हैं भाई? ताजे फल खाइए, हरी सब्जियां खाइए, यकृत, दूध, अंडा, यीस्ट, संपूर्ण अनाज, दालें। वसा अम्ल के संश्लेषण के लिए कौन एंजाइम में भाग लेता है? वसा अम्ल का जब संश्लेषण होता है तो उसके लिए एंजाइम के संश्लेषण में ये भाग लेता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वसा संश्लेषण में ये भाग लेता है। अगली बात, पायुर्वेट को ऑक्सैलो एसीटेट में रूपांतरित करने का कार्य करता है। पायुर्वेट को ऑक्सैलो एसीटेट में, किसको? पायुर्वेट को ऑक्सैलो एसीटेट में बदलता है। पायुर्वेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कौन बदलता है? B7 या बायोटिन, या बायोटिन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगली बात, इसकी कमी से क्या होगा? त्वचा शल्की हो जाएगी, मांसपेशियों में दर्द होगा, कमजोरी होगी, भूख में कमी आएगी, रक्त शून्यता हो जाएगी। ठीक है, अगला है B9, विटामिन B9, फोलिक एसिड। सभी खाते हैं ना फोलिक एसिड की गोलियां, तो खून की कमी होती है, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। B9 फोलिक एसिड, हरी सब्जियां खाइए, केला खाइए, संतरा खाइए, लीवर, यीस्ट, अंडा, सेम। ठीक है, तो स्रोत याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लगभग स्रोत सभी में सेम है। ठीक है, तो स्रोत आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगली क्या बात कहता है ये कि इसका संश्लेषण कोलन के बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। आंत का एक भाग होता है कोलन, आंत का पाचन तंत्र में करवाया था मैंने, तो वहां पर भी विटामिन B9 का संश्लेषण होता है बैक्टीरिया के
द्वारा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका संश्लेषण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा इसका संश्लेषण होता है। ज्यादा लिखा हुआ बहुत है, आपको लग रहा है सर बता भी बहुत रहे, तो आपको मोस्टली एक तो इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से होने वाला रोग, ये दो चीजें याद रख लेना। अणुसूत्र है तो उसके अणुसूत्र याद रख लेना, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है भाई, एक तो एनीमिया। दूसरा, पचे हुए भोजन का अवशोषण ढंग से नहीं होता, आपने भोजन खा लिया उसका अवशोषण होगा वो ढंग से नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, आरबीसी की परिपक्वता में कमी आएगी और मुंह में अल्सर हो जाएंगे, तो आरबीसी ढंग से परिपक्व नहीं हो पाएगी, तो सीधी सी बात है, तभी तो एरेक्टता हो जाएगी। चीजें कनेक्ट करो। अगला है विटामिन B12, विटामिन B12। चलिए मैं 2 मिनट रुक गया। हाँ जी, चलिए विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। कौन सा, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। अब आपको साइनोकोबालामिन याद करवाता हूं, ठीक है। चलिए साइनोकोबालामिन, 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 ठीक है। तो B12 साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन नाम याद रख लेना भाई, ठीक है। कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है, ये भी रक्त की उपस्थिति में सहायक होता है। आरबीसी की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है। यहां पर आरबीसी की परिपक्वता में कमी होती थी ना, तो ये क्या करता है, B12 आरबीसी की परिपक्वता के लिए, आरबीसी के परिपक्व होने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है B12। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। कमी से एरेक्टता होगी, स्रोत मांस कलेजी दूध, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो इसका साइनोकोबालामिन कमी से एरेक्टता और प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है। अगला है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, C6H8O6 अणुसूत्र याद रखना है। ये कैसा होता है भाई, जल में घुलनशील। वो सारे कैसे थे, वसा में घुलनशील, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। विटामिन बी कैसे थे, जल में घुलनशील, ये भी क्या होता है, जल में घुलनशील है, बाकी बचे हुए वसा में घुलनशील। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक स्कर्बी। एस्कॉर्बिक, विटामिन सी का नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे कौन सा रोग होता है, तो रोग होता है प्यारे बच्चों स्कर्बी, बस जरूरत नहीं है। स्रोत खट्टे रसदार फल, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, तो स्रोत हो गया चीकू, आंवला, टमाटर, आजकल तो बच्चों के नाम में चीकू रख देते हैं, है ना। हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज। विटामिन डी, तो विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। अब देखो ये चीजें फिर कनेक्ट होंगी, कैल्सीफेरॉल, ये इंपॉर्टेंट है। अब कैल्सी से आप कैल्शियम निकालो, याद करने के लिए बताऊं, कैल्सी से कैल्शियम, कैल्शियम किसमें पाया जाता है, हड्डियों में, तो विटामिन डी भी हड्डियों के लिए जरूरी होता है, बस। तो कैल्सीफेरॉल वसा में विलेय होता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। गर्भ में पल रहे शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी कमी से एक रोग होता है जो आपको याद रखना है, रिकेटस। कौन सा रोग होता है, रिकेटस। ये होता है प्यारे बच्चों, बच्चों में रिकेटस होता है जो बच्चों में होते हैं,